गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, साई राम। आज हम अपने 8वीं कक्षा के लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि कालांश में कि हमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे हमने पाठ 2 एक पाठ देखा था और उससे संबंधित हमने व्याकरण विभाग भी देखा था। तो बच्चों, आज हम देखेंगे हमारा जो एक पाठ और रह गया है और उससे संबंधित व्याकरण कैसे पूछे जा सकते हैं। बच्चों, कुछ बच्चों ने पूछा था कि ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, ये पाठ कैसा है। तो बच्चों, यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो ये जो पाठ है बच्चों, इसमें आपको न समझने वाली कोई ऐसी बात नहीं है। इस पाठ में लेखक ने क्या बताया है कि जो नाखून का बढ़ना होता है वह किसकी निशानी है? पशुता की निशानी है। पशुता मतलब बुराई। नाखून का बढ़ना क्या? बुराई है। तो जिस प्रकार हम नाखून को काट देते हैं, उसी प्रकार हमारे अंदर अगर गलत बातें आए तो उन आदतों का हमें त्याग कर देना चाहिए। और जो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो गलत आदतों में हो, नहीं सुधर रहा हो, तो उसका हमें त्याग करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से आपको अब समझ में आ गया होगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। पाठ में लेखक ने हमें क्या बताया है। लेखक ने हमें बताया है कि जो नाखून का बढ़ना होता है वह पशुता की बुराई है। ठीक है बच्चों, और नाखून काट देना अच्छा काम होता है। तो उसी प्रकार हमारे जीवन में अगर कोई बुरा है, बुरी आदत है, वो उसे हमें त्याग देना चाहिए। ठीक है। और इसमें लेखक कहता है कि उसकी छोटी बच्ची ने पूछ लिया नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो कुछ बच्चों ने यही पूछा था कि मिस, ये पाठ में ऐसा है क्या कि जो हमें नहीं समझ रहा है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इस पाठ में क्या है कि सिंपल सीधा कि नाखून का बढ़ना जो है वह राक्षस पशुता की निशानी है, नाखून का काट देना अच्छाई की निशानी है। ठीक है बच्चों, चलो इससे संबंधित प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, उत्तर लिखिए। इसे कहा गया है दैनीय जीव। अब यहाँ पिता को हमें लिखना है, आपको ऑप्शन है, विकल्प के रूप में है। तो पिता को भी आ सकता है और क्या आ सकता है? लेखक। तो आप राइट आंसर क्या लिखोगे? पिता को दैनीय जीव कहा गया है। दूसरा है, इसकी पशुता का प्रयोग गद्यांश में हुआ है। किसकी पशुता? मनुष्य की। ठीक है। नाखूनों को जरूर मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी। कब? मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी जब वह वनमानुष जैसा जंगली था। ऐसा भी आ सकता है। और दूसरा, जंगल में रहता था। तो आप राइट आंसर क्या लिखोगे? मनुष्य को नाखूनों की जरूरत तब थी जब वह वनमानुष जैसा जंगली था या वनमानुष था। ठीक है बच्चों, अब इससे संबंधित और परिणाम लिखिए। मनुष्य का धीरे धीरे आगे बढ़ने का परिणाम क्या किया था? उसने धातु के हथियार बनाए थे। दूसरा है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। मनुष्य होने की अवस्था। मनुष्य होने की अवस्था क्या आएगा? मनुष्यता। दूसरा, उत्तम या सुधरी हुई स्थिति क्या आएगा? संस्कृति। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य लिखिए। पहला है, मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। सही बात है, तो सत्य। आपको दो ऑप्शन, सत्य या असत्य, तो आप सत्य पे टिक करोगे। वचन में एवं शरीर से किए गए असत्य आचरण को सही मानता है, तो क्या आएगा? असत्य। तो इस प्रकार सत्य असत्य हो सकता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो सकता है। तो आपको बच्चों सब के लिए विकल्प दिया है और आपको वो विकल्प से आपको आंसर ढूंढ कर लिखना है। नीचे दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। हथियार, हथियार का पर्यायवाची क्या है? शस्त्र। पाशवी, पाशवी का पर्यायवाची पशुत्व, दानवी। आप राक्षसी भी लिख सकते हो, जो अगर आपको ऑप्शन में दिया है। निम्नलिखित शब्दों में उचित प्रत्यय लगाइए। अब जैसे इतिहास, मनुष्य, अर्थ और नागरिक। इतिहास में प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा? ऐतिहासिक। मनुष्य में प्रत्यय लगाएंगे तो मनुष्यता। अर्थ में प्रत्यय लगाएंगे तो आर्थिक। नागरिक में प्रत्यय लगाएंगे तो नागरिकता। तो ये बच्चों आपको दो ऑप्शन के रूप में दिया जाएगा। इतिहास का ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो जो राइट है, जो सही है, उसको आपको टिक करना है। विलोम शब्द लिखिए। विलोम मतलब आपका अपोजिट, मतलब विरुद्धार्थी। अर्थ का क्या होगा? अनर्थ। बंधन, बंधन का मुक्ति। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको आएंगे। और बच्चों, ये सब प्रश्न कैसे होंगे? विकल्प के रूप में। आपको ऑप्शन, एक सही उत्तर दिया रहेगा, एक गलत उत्तर दिया रहेगा। तो आपको अपने सही, आप पढ़े रहोगे तो आप सही उत्तर आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ग्रामर में। ग्रामर में हमने सर्वनाम कर लिया था, अब हम विशेषण देखेंगे।
विशेषण से संबंधित प्रश्न कैसे आ जाएंगे? जैसे आपको परिभाषा तो नहीं आएगी, लेकिन विशेषण से संबंधित प्रश्न इस प्रकार के आ सकते हैं। जो हमारे विशेषण के प्रकार है, 4 प्रकार है। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण में निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, परिमाणवाचक विशेषण में निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, और फोर्थ में क्या आएगा? सार्वनामिक विशेषण। ऐसा अब इससे संबंधित प्रश्न, अब जैसे कोयल का स्वर मीठा है, ठीक है, उसने सफेद साड़ी पहनी थी, वह बहादुर लड़का है। आपको दे दिया गया कोयल का स्वर मीठा है, लिखा है गुणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण। तो कौन सा विशेषण आएगा? गुणवाचक पे आप टिक करोगे। वह बहादुर लड़का है, बहादुर आपको पूछा गया कि इसमें से विशेषण पहचानो। आपको ऑप्शन दिया गया बहादुर, वह और लड़का। तो आपको क्या पहचानना है? बहादुर। बहादुर आपका विशेषण है। तो इस 2 प्रकार से प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं ग्रामर से संबंधित। तो ये हमारा गुणवाचक विशेषण हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे विशेषण की तरफ। हमारा अगला विशेषण है निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब ये निश्चित संख्यावाचक जैसे विशेषण है, वहाँ 3 आदमी खड़े हैं, तो आपको बच्चों पूछा जाएगा निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। तो आप क्या पहचानोगे? निश्चित संख्यावाचक। ठीक है, 2 आम लाओ, क्या करो? 2 आम। तो ये भी कितना है? निश्चित संख्यावाचक। कुछ सैनिक सीमा पर तैनात है। अब ये कुछ है तो अनिश्चित संख्यावाचक। कई लोग बाहर खड़े हैं, कई शब्द पूछा, तो ये भी अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। आगे हम देखें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे राम 10 किलो चीनी लाओ, डिब्बे में 1 किलो दाल है। तो राम 10 किलो दिया गया और चीनी, और पूछा गया निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक, संख्यावाचक। तो आपको टिक क्या करना है? निश्चित परिमाणवाचक मतलब 10 किलो। ठीक है, डिब्बे में 1 किलो दाल है, 1 किलो, तो 1 किलो है, तो ये भी हमारा परिमाणवाचक हो गया, निश्चित परिमाणवाचक। अब अनिश्चित परिमाणवाचक में डिब्बे में थोड़े चावल है। कितने चावल है? थोड़े। आपको ये प्रश्न दिया डिब्बे में थोड़े चावल है, और ऑप्शन दिया निश्चित, अनिश्चित, फिर उसके बाद दे दिया गुणवाचक। तो क्या करोगे? निश्चित परिमाणवाचक दिया रहेगा, अनिश्चित परिमाणवाचक दिया रहेगा और गुणवाचक दिया रहेगा। तो आप किस पे टिक करोगे? अनिश्चित परिमाणवाचक। खाने में बहुत नमक है, बहुत, तो ये भी हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हुआ। अब सार्वनामिक विशेषण, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। आपको ये वाक्य दिया गया, यह कुल्हाड़ी मेरी नहीं है। इसके नीचे आपको ऑप्शन दिया सार्वनामिक, गुणवाचक, अनिश्चित। तो ये कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक। गेहूं के वह दाने कहाँ हैं? तो गेहूं के वह दाने कहाँ हैं, तो वो पूछा गया। तो इसमें कौन सा विशेषण दिखाई दे रहा है? वह, सार्वनामिक विशेषण। तो इस प्रकार बच्चों विशेषण से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम आते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की तरफ। उपसर्ग, जैसे हमने अपने कालांश में, व्याकरण के कालांश में उपसर्ग और प्रत्यय सीखा था। उपसर्ग क्या? शब्द के पहले लगते हैं। अब जैसे बल, बल में प्र लगा दिया तो प्रबल हो गया। आपको ऐसा ऑप्शन दिया जा सकता है, प्रबल दिया गया और उसमें बोला उपसर्ग प्र जमा बल या प्रब जमा ल, तो राइट आंसर क्या होगा? प्र जमा बल। आपको समझ में आया बच्चों किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, आपको ऑप्शन कैसे दिया जा सकता है। अब नीचे लिखे शब्दों के उपसर्ग अलग कीजिए। अब जैसे स्वतंत्र है, स्व जमा तंत्र, ठीक है, ये दिया, और स्वतंत्र प्लस त्र ऐसा दे दिया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? स्व जमा तंत्र। अब सबल, स जमा बल, साक्षात्कार, साक्षात जमा कार, अधोमुख, अधो जमा मुख, अधिकार, अधि जमा कार, बदसूरत, बद जमा सूरत, प्राचीन, प्रा जमा चिन्ह, खुशदिल, खुश जमा दिल। तो इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, ऐसे ऑप्शन भी दिए होंगे। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय यह हमेशा कहाँ लगता है? शब्दांश के पीछे लगता है। ठीक है बच्चों, अब जैसे यहाँ पे शानदार है, सुंदरता है, गुणवान है, अब इसमें हमें प्रत्यय लगाना है। प्रत्यय है, क्या प्रत्यय है देखते हैं। यहाँ शान जमा दार, तो हमारा प्रत्यय क्या है? दार। अब आपको क्वेश्चन दिया जा सकता है शानदार, ठीक है,
दो ऑप्शन, दार और शान। प्रत्यय पहचानिए, तो आप प्रत्यय क्या पहचानोगे? दार। दार को आप अंडरलाइन करो, टिक कर दोगे। सुंदरता, सुंदर जमा ता, आपको ऑप्शन दिया होगा सुंदर ता दर, तीन ऑप्शन दिया, तो मेन क्या है, राइट आंसर क्या है? ता। ता आपका प्रत्यय है। गुण जमा वान, तो गुणवान, वान आपका क्या है? प्रत्यय है। तो उपयुक्त शब्दों के अंत में क्रमशः दार ता वान प्रत्यय लगाए गए हैं। तो बच्चों इस प्रकार हमने विशेषण देख लिया, उपसर्ग और प्रत्यय देख लिया, नाखून क्यों बढ़ते हैं ये वाला पाठ का थोड़ा सा हमने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ आपको समझ में भी आया होगा कि उसमें लेखक ने हमें क्या बताया है। बच्चों उम्मीद है आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आपको रिवीजन के माध्यम से ये समझ में भी आया होगा कि हमें हमारे पेपर कैसे लिखने हैं। हमने मॉक टेस्ट दिए हैं, तो मॉक टेस्ट में पूरा फॉर्मेट आपको यूनिट टेस्ट जैसा पता चलेगा, आपका यूनिट टेस्ट भी उसी प्रकार होगा, पूरा विकल्प के रूप में। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है।